नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश खारू। हम डिस्कस कर रहे थे बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट सेकंड, जिसमें हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। कल हमने डिस्कस किया था हेट्रोसाइक्लिक की कंप्लीट मेथड ऑफ फॉर्मेशन, पायरॉल, फ्यूरीन, थायोफिन के मेथड ऑफ फॉर्मेशन के बाद में हमने केमिकल रिएक्शन पायरॉल की हमने स्टार्ट की थी। पायरॉल के गुणधर्मों के बारे में हमने बात की थी और सबसे पहला टॉपिक हमने डिस्कस किया था पायरॉल की क्षारीय प्रवृत्ति। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्योंकि अनुनाद में भाग लेता है, डीलोकलाइज हो जाता है, इस कारण से वह डोनेशन के लिए लेस अवेलेबल रहता है, उसकी अवेलेबिलिटी कम होती है, या अपन कहें कि उसकी सुगमता जो डोनेट होने की होगी वो बहुत कम होगी। इस कारण से पायरॉल अमोनिया की अपेक्षा दुर्बल क्षारीय प्रवृत्ति दर्शाता है। स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम के अंदर दुर्बल क्षारीय प्रवृत्ति दर्शाता है और वो प्रोटॉन को अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। एरोमेटिसिटी समाप्त हो जाती है। कार्बोकेटायन यहाँ पे कैटायन जो है वो दो प्रकार के बन सकते हैं। प्रोटॉन नाइट्रोजन के साथ जुड़ने से कैटायन का निर्माण हो सकता है। दूसरा, कार्बन के साथ में यदि प्रोटॉन जुड़ता है तो भी कैटायन का फॉर्मेशन होता है। कार्बन पर प्रोटॉन के अटैक से जो कैटायन प्राप्त होता है वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो जाता है, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसी कारण से स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम के अंदर हम देखते हैं कि पायरॉल के अंदर पॉलीमराइजेशन प्रोसेस हो जाता है, जो कि कल हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पायरॉल दर्शाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एरोमेटिसिटी प्रेजेंट होती है। एरोमेटिसिटी के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाई जाती है। इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक C2 C5 पे पोजीशन पे हो सकता है, जिसे अल्फा पोजीशन कहते हैं, अथवा बीटा पोजीशन यानी कि C4 अथवा C3 कार्बन के ऊपर भी इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक कर सकता है। लेकिन यहाँ पे यदि हम देखें कि C2 अल्फा पोजीशन पे अटैक से जो अरेनियम आयन या कार्बोकेटायन बनता है दैट इज़ स्टेबलाइज थ्रू रेजोनेंस, और उसके अंदर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है इन्वॉल्व होते हैं। जबकि बीटा पोजीशन पे अटैक से जो इंटरमीडिएट बनता है उसके अंदर केवल 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो हम कहेंगे कि अल्फा पोजीशन पे अटैक आसानी से होगा, क्योंकि बनने वाला कार्बोकेटायन या बनने वाला जो इंटरमीडिएट है दैट इज़ मोर स्टेबल एज कंपेयर टू कार्बोकेटायन और अरेनियम आयन और इंटरमीडिएट ऑब्टेन्ड बाय अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एट बीटा पोजीशन। बेंजीन की अपेक्षा क्रियाशीलता की यदि हम बात करें कि बेंजीन की अपेक्षा इसमें रिएक्टिविटी किस तरह से होगी, तो हम जानते हैं कि बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इन 6 पाई इलेक्ट्रॉनों का वितरण 6 कार्बन परमाणुओं के बीच में मध्य होता है, यानी कि पर कार्बन इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1। अतः प्रत्येक कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व 1 के बराबर होता है। पायरॉल में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो कि 5 परमाणुओं के मध्य, 4 कार्बन तथा 1 नाइट्रोजन के मध्य वितरित पाए जाते हैं। तो पर कार्बन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इट इज़ हायर देन 1, ये 1 से ज़्यादा है। अतः प्रत्येक परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व 1 से अधिक होने के कारण अपन कहें कि बेंजीन में कार्बन की अपेक्षा पायरॉल के अंदर कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने की जो सुगमता होगी वो आसान ज़्यादा होगी, ज़्यादा इजीली वो पायरॉल रिंग के ऊपर अटैक कर सकता है। इसी कारण से पायरॉल की क्रियाशीलता बेंजीन से अधिक होती है। तो कुछ रिएक्शंस, इलेक्ट्रोलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि हमारे सिलेबस में है, हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। बेंजीन के अंदर भी हमने पढ़ा है और उसी तरह की रिएक्शंस हम जो है हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर भी बढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला हम बात करते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन, ये नाइट्रीकरण अभिक्रिया। तो बेंजीन के अंदर नाइट्रीकरण किन परिस्थितियों में होता है? आप जानते हैं कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर की आवश्यकता होती है। नाइट्रेटिंग या नाइट्रिकारी मिश्रण की आवश्यकता होती है। नाइट्रिकारी मिश्रण क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 तथा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल का जो मिश्रण है उसे हम क्या कहते हैं? नाइट्रेटिंग मिक्सचर या नाइट्रीकरण मिश्रण उसे कहा जाता है। उन परिस्थितियों के अंदर, उग्र परिस्थितियों के अंदर नाइट्रेशन रिएक्शन जो है बेंजीन के अंदर होती है। हम जानते हैं कि पायरॉल की क्रियाशीलता जो है बेंजीन की अपेक्षा अधिक है, पर कार्बन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो 1 से अधिक होने के कारण हम देखते हैं कि, और दूसरा एक रीज़न हम देखते हैं, हमने पायरॉल के अंदर देखा कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम यदि प्रेजेंट है, अगर प्रबल अम्लीय माध्यम उपस्थित होता है तो पायरॉल के अंदर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो जाती है, बहुलीकरण अभिक्रिया हो जाती है। तो नाइट्रीकारी मिश्रण की उपस्थिति में पायरॉल के अंदर
पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगी, ना कि नाइट्रेशन रिएक्शन। तो अब इन परिस्थितियों के अंदर तो नाइट्रेशन पायरोल का नहीं किया जा सकता, इसके नाइट्रेशन के लिए मंद परिस्थितियों की आवश्यकता होती है और इसके लिए पायरोल का नाइट्रीकरण एसिटिक एनहाइड्राइड तथा नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में करवाया जाता है। इट इज़ एसिडिटी जो कम हो गई है इस कारण से पॉलीमराइजेशन नहीं होगा और नाइट्रेशन रिएक्शन जो है दैट विल टेक प्लेस विद ईज़, तो वो आसानी से हो जाएगी। और यहाँ पे देखा है NaCNO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में लोअर टेम्परेचर भी बहुत कम, रूम टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन हो रही है और इस रिएक्शन के थ्रू हमें जो है अल्फ़ा अटैक, हमने पहले ही पढ़ा है कि अल्फ़ा बीटा अटैक के कंपैरेटिवली अल्फ़ा अटैक आसानी से होता है क्योंकि अल्फ़ा अटैक के दौरान जो इंटरमीडिएट बनता है दैट गेट स्टेबलाइज्ड थ्रू रेजोनेंस एंड 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर देयर। तो यहाँ पे एक मैकेनिज्म यदि अपन देखते हैं तो सबसे पहला काम होगा कि यहाँ पे HNO3 तथा एसिटिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया द्वारा एसिल नाइट्रेट का निर्माण होता है, जो कि फर्स्ट रिएक्शन के अंदर आपको दिखाया HNO3 एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन होती है, एसाइल नाइट्रेट जो है वो प्राप्त होता है। एसिल नाइट्रेट के अपघटन द्वारा नाइट्रोनियम आयन प्राप्त होता है। नाइट्रोनियम आयन पायरोल वलय पर इलेक्ट्रॉन स्नेह की भांति आक्रमण करता है अल्फा पोजीशन पे, जिसके करस्पॉन्डिंग हमें रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इंटरमीडिएट बनता है। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको प्राप्त होते हैं जो कि हमको यहाँ पे दिखाया गया है और फिर इस कार्बोकेटायन में विप्रोटोनीकरण द्वारा डी प्रोटोनेशन होता है, विप्रोटोनीकरण होता है और इसके द्वारा हमें अल्फ़ा नाइट्रो पायरोल जो है वो एज ए प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। 2 नाइट्रो पायरोल जो है वो एज ए प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है और एसीटेट आयन जो है वो प्रोटॉन के साथ में अटैच होकर एसिटिक एसिड का निर्माण करता है। नेक्स्ट रिएक्शन हम सल्फोनेशन रिएक्शन देखते हैं। हमें पता है कि बेंजीन का सल्फोनीकरण सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होता है, लेकिन अगेन पायरोल का सल्फोनीकरण जो है इन उग्र परिस्थितियों में नहीं करवाया जा सकता। इसके सल्फोनीकरण जो है पिरिडीन तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड की उपस्थिति में करवाया जाता है। सल्फ्यूरिक के अम्ल की उपस्थिति में पायरोल का बहुलीकरण हो जाता है, जो कि हमने पहले ही देखा है कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम के अंदर पायरोल के अंदर पॉलीमराइजेशन या बहुलीकरण होता है। तो यहाँ पे दुर्बल परिस्थितियाँ यहाँ पर भी लगाई है, पिरिडीन और सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है पायरोल के साथ में और उस रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग हमको पायरोल सल्फोनिक एसिड जो है वो प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। वेरी सिंपल रिएक्शन इट इज़। मैकेनिज्म जो है वो उसी तरह की रिएक्शन है जैसा कि हमने बेंजीन के सल्फोनेशन रिएक्शन के अंदर पड़ी थी। सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है दैट इज़ इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज़ है, उसके ऊपर पायरोल जो है अपने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के थ्रू अटैक करता है जिससे कार्बोकेटायन प्राप्त होता है या कार्बोकेटायन जो है दैट गेट स्टेबलाइज थ्रू रेजोनेंस, वो अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त करता है और फाइनली इस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन से हाइड्रोजन एज ए प्रोटोन एलिमिनेट होता है, डीप्रोटोनेशन होता है। डीप्रोटोनेशन के करस्पॉन्डिंग हमें फाइनल प्रोडक्ट जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो ये एक आसान सी रिएक्शन के थ्रू हम देख सकते हैं कि सल्फोनेशन रिएक्शन जो है वो भी मंद परिस्थितियों में करवाई जाती है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम के अंदर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन हम बात करते हैं हैलोजनीकरण। बेंजीन का हैलोजनीकरण हैलोजन तथा लुईस अम्ल AlCl3 की उपस्थिति में कराया जाता है, जैसे कि हमने देखा अगेन। परंतु AlCl3 की उपस्थिति में भी पायरोल में बहुलीकरण हो जाता है अथवा अपघटन की क्रिया हो जाती है। इस कारण से AlCl3 की उपस्थिति में या लुईस अम्ल की उपस्थिति में भी पायरोल का हैलोजिनेशन नहीं करवाया जा सकता। तो क्लोरीनीकरण के लिए हम देखते हैं कि क्या यूज़ में आता है। पायरोल का क्लोरीनीकरण मंद अभिकर्मक सल्फ्यूरिल क्लोराइड की उपस्थिति में करवाया जाता है। अभिक्रिया के दोनों मोनो डाई ट्राई टेट्रा क्लोरोपायरोल का निर्माण होता है। सल्फ्यूरिल क्लोराइड के आधिक्य में पेंटा क्लोरो 2H पायरोल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिल क्लोराइड से मिक्सचर ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे फर्स्ट सल्फ्यूरिल क्लोराइड के मॉलिक्यूल है HCl एंड सल्फर डाइऑक्साइड विल एलिमिनेट एंड यहाँ पे आपको मोनोक्लोरोपायरोल
देन फिर डाइक्लोरोपायरॉल, ट्राइक्लोरोपायरॉल, टेट्राक्लोरोपायरॉल और फाइनली आपको पायरॉल 2H पेंटाक्लोरो 2H वायरॉल जो है दैट इज़ ऑब्टेन एज प्रोडक्ट। तो इस तरह से आप देखते हैं कि क्लोरीनीकरण जो है मंद परिस्थितियों में सल्फ्यूरिल क्लोराइड की उपस्थिति में करवाया जाता है। ब्रोमीनीकरण की यदि हम बात करें तो पायरॉल की अभिक्रिया एसिटिक अम्ल तथा मिथेनॉल की अभिक्रिया एसिटिक अम्ल तथा मिथेनॉल ब्रोमीन अभिक्रिया ब्रोमीन से कराने पर टेट्राब्रोमोपायरॉल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ब्रोमीन की रिएक्शन एसिटिक एसिड या मेथनॉल की प्रेजेंस में आप पायरॉल के साथ जब करवाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर आपको टेट्राब्रोमोपायरॉल जो है दैट विल ऑब्टेन एज प्रोडक्ट आपको उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। पायरॉल की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन से कराने पर 2 ब्रोमोपायरॉल प्राप्त होता है, जिसे गर्म करने पर समावयवीकरण द्वारा आइसोमराइजेशन रिएक्शन के थ्रू आपको 3 ब्रोमोपायरॉल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। शिफ्टिंग रिएक्शन है, ब्रोमो का समावयवीकरण जो है सेकंड पोजीशन आइसोमर या स्थिति समावयवी के रूप में 3 ब्रोमोपायरॉल के अंदर हो जाता है। तो सबसे पहले ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में अटैक करता है और यहाँ पे ब्रोमोनियम आयन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल के रूप में अटैक करता है 2 सेकंड पोजीशन के ऊपर 2 ब्रोमोपायरॉल आपको प्राप्त होता है। जब इसको गर्म किया जाता है आइसोमराइजेशन रिएक्शन समावयवीकरण अभिक्रिया के दौरान 3 ब्रोमोपायरॉल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो जाता है। आयोडीनीकरण पायरॉल की अभिक्रिया जलीय पोटेशियम आयोडाइड तथा आयोडीन अथवा क्षारीय आयोडीन विलयन से कराने पर टेट्राआयोडोपायरॉल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखा है एक्वस KOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में आयोडीन से जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो टेट्राआयोडोपायरॉल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन हम बात करते हैं एसिटिलीकरण। तो एसिटिलीकरण जैसे कि ब्रोमीन के अंदर भी हमने पढ़ा था फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है, तो बेंजीन की फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में ElCl3 को प्रयुक्त किया जाता है, परंतु ElCl3 की उपस्थिति में पायरॉल में बहुलीकरण अभिक्रिया होती है। पायरॉल का एसिटिलीकरण अभिक्रिया में एसिटिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया BF3 या SnCl4 की उपस्थिति में करवाई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप 2-एसाइल पायरॉल तथा 2,5-डाईएसाइल पायरॉल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में BF3 या SnCl4 के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल एलिमिनेट होंगे और आपको जो है 2-एसाइल पायरॉल या 2,5-डाईएसाइल पायरॉल जो है प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। क्रियाविधि यदि हम देखें तो BF3 तथा एसिटिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया के द्वारा आपको एसाइल कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट के रूप में मिलता है दैट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन्स नहीं की बात ही पायरॉल वलय के ऊपर आक्रमण करता है, जिससे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट के रूप में बनता है। और ये स्टेबलाइजेशन होने के बाद में यहाँ पे आप देखते हैं कि देयर इज़ अ डीप्रोटोनेशन रिएक्शन, प्रोटोनीकरण अभिक्रिया होती है और फाइनल आपको एसाइल पायरॉल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे किस तरह से बॉन्ड फाइनल जो है एसाइल BF3 जो है जो प्रोटोन के साथ में रिएक्शन कर एसिटिक एसिड और BF3 के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। यह अभिक्रिया जो है सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में कराने पर N-एसिल पायरॉल का यानी कि नाइट्रोजन के साथ में एसाइल ग्रुप जो है वो अटैच हो जाता है यदि सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, और यदि BF3 के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो उस कंडीशन के अंदर 2-एसाइल पायरॉल या 2,5-डाईएसाइल पायरॉल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होते हैं। हॉबनहॉस रिएक्शन पायरॉल की अभिक्रिया ZnCl2 की उपस्थिति में एल्किल साइनाइड तथा HCl से कराने पर प्राप्त उत्पाद का जलवटन करने पर एसिटिलीकरण होता है। तो यहाँ पे रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एल्काइल साइनाइड HCl ZnCl2 के प्रेजेंस में रिएक्शन के करने के बाद में जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस किया जाता है और आपको जो एसिटाल ग्रुप है या एसिटिलीकरण या एसाइल ग्रुप जो है दैट विल सब्स्टिट्यूटेड एट अल्फा पोजीशन। तो यहाँ पे क्रियाविधि यदि अपन देखें तो अभिक्रिया के दौरान इम्यूनो कार्बोकेटायन का निर्माण होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं की भांति पायरॉल वलय पे आक्रमण करता है। तो सबसे
पहले क्या होगा, अल्काइल साइनाइड तथा HCl की रिएक्शन होगी, जिसके करस्पॉन्डिंग हमें जो है कार्बोकेटायन जो प्राप्त हो रहा है इम्यूनो कार्बोकेटायन, ये इम्यूनो कार्बोकेटायन जो है रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो जाता है। हाइड्रोजन एज ए प्रोटोन नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, फिर रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा। ये जो इम्यूनो कार्बोकेटायन है इट इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज़ या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज़ होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स नहीं की बात आक्रमण करती है, जिस पर अब ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं जो है पायरोल की अल्फा पोजीशन पे आक्रमण करता है, जिससे कार्बोकेटायन का निर्माण होता है और ये कार्बोकेटायन रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो जाता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें से डी प्रोटोनेशन रिएक्शन होगी और डी प्रोटोनेशन रिएक्शन के बाद में आपको फाइनल जो है जो प्रोडक्ट मिल रहा है इम्यूनो प्रोडक्ट, अब उसमें हाइड्रोलिसिस होगा एसिडिक मीडियम के अंदर। हाइड्रोलिसिस के थ्रू अमोनिया एलिमिनेट हो जाएगी और कार्बोनाल एसाइल ग्रुप जो है दैट विल सब्स्टिट्यूट एट अल्फा पोजीशन। इस अभिक्रिया में मेथिल साइनाइड लेने पर, अगर मेथिल साइनाइड लिया है तो एसिल पायरोल का निर्माण होता है, जो कि KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण द्वारा कीटो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, जिसे गर्म करने पर 2-फॉर्मल पायरोल प्राप्त होता है। तो अगर मेथिल साइनाइड आपने लिया है तो उस कंडीशन के अंदर एसिटाइल ग्रुप यहाँ पे अल्फा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट होगा उसका। यदि KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन किया जाता है तो कीटो एसिड का निर्माण होता है। ये कीटो एसिड जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन होता है और फाइनाइल 2-फॉर्मल पायरोल जो है वो प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो ये रिएक्शन जो है इसमें भी जो है फॉर्माइलेशन रिएक्शन जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। तो बाकी की रिएक्शन जो है हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।